हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सब्जेक्ट। एंड आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे नैमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, जिसका मतलब होता है रूल अगेंस्ट बाइसनेस। ये नैमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ स्टूडेंट्स आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना गया है। सो आज के सेशन में हम इसी को पढ़ेंगे। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है वो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर कवर कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, जाइए मेरे चैनल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्लेलिस्ट को ढूंढिए एंड वहाँ पर आपको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल अगेंस्ट बाइस, नैमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। द प्रिंसिपल ऑफ नैमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ इज अ प्रिंसिपल टेनेट ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है नो वन शैल बी अ जज इन देयर ओन कॉज। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के कॉज में वो जज नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल जो होता है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। एंड साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट या फिर कोई दूसरा बायस, जैसे कि पिक्यूनरी, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल बायसनेस हो, तो ये प्रिंसिपल आपको वायलेट होगा और साथ ही साथ उस डिसीजन को ये डिक्लेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल नैमो जुडिक्स इन कॉजा सोआ आपका एक बहुत ही क्रूशियल प्रिंसिपल है, जो कि सेफ गार्ड करता है आपके रूल ऑफ फेयरनेस को और इंटीग्रिटी को किसी भी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के। अब इंग्लैंड और इंडिया की जो कोर्ट थी, ठीक है, वो इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करती हैं अपने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में। और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है कोर्ट्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, उसको इम्पार्शियल बनाने का भी काम करती है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। सो कॉन्सेप्ट इसका है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के कॉज में जज नहीं हो सकता। अब बाइजनेस का यहाँ पर बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ होगा एंड वो रूल आपका बाइजनेस के अगेंस्ट होगा। सो अब ये बाइजनेस क्या है, बाइजनेस कितने प्रकार के हैं। सो बाइजनेस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। बाइजनेस का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो भेदभाव। ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं बाइजनेस के टाइप्स क्या हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है नैमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। सो यहाँ पर 4 टाइप्स के बाइजनेस बताए गए हैं। पहला है आपका पर्सनल बाइजनेस, दूसरा है आपका पिक्यूनरी बाइजनेस, तीसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल बाइजनेस और चौथा है आपका सब्जेक्ट मैटर बाइजनेस। सो पर्सनल बाइजनेस क्या हुआ। पर्सनल बाइजनेस मतलब ये है कि सपोज मैं जज हूँ और आप लॉयर हैं और मेरा आपसे पर्सनल रिलेशंस हैं। सो उस पर्सनल रिलेशन के चलते हो सकता है मैं आपका फेवर करूं अपने जजमेंट देते वक्त। सो यही तो है पर्सनल बाइजनेस। मतलब क्लाइंट के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन हो सकता है, लॉयर्स के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन हो सकता है। सो यहाँ पर वो कंप्लीट वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है। और मैं उस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता एज बीइंग अ जज। नेक्स्ट है आपका पिक्यूनरी बायसनेस। पिक्यूनरी बायसनेस का मतलब होता है जब मैं एज बीइंग अ जज मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तुम में। सपोज तुम एक बैंक हो, सपोज, है ना, तुम एक बैंक हो और मैंने अपना बहुत सारा पैसा तुम्हारे ही बैंक की एक ब्रांच में मैंने डलवाया हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये मेरा पिक्यूनरी बायसनेस होगा अगर मैं डिसीजन दे रहा हूँ कि मैं हो सकता है अपने कुछ पॉइंट्स को तुम्हारे फेवर में कहूँगा, क्योंकि मेरा पैसा तुम्हारे ही किसी बैंक की ब्रांच में डला हुआ है।
सो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर है, सो वो कंप्लीट वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल बायसनेस। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मेरा बायसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, और आपके अगेंस्ट किसी भी एक स्टूडेंट ने केस कर दिया है, बट मेरा खुद का बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, कॉलेज कर रहा है, सो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायसनेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर बायसनेस। सब्जेक्ट मैटर बायसनेस, सपोज कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर है एंड मैं ही उस केस का जज हूँ, तो मैं तो फिर अपना फ़ायदा ही देखूंगा। सो ये यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर बायसनेस भी होती है। सो ये आपके 4 टाइप्स होते हैं, पर्सनल, पिक्यूनरी, इंस्टीट्यूशनल एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश केस लॉज पढ़ेंगे, थोड़े से इंग्लैंड के केस लॉज पढ़ते हैं। चलो, पहला केस लॉ है आपका डिम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल, 1852 का ये जजमेंट है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, ठीक है, उसमें एक जज था जिसका नाम था लॉर्ड चांसलर कॉटेनहम। क्या था? लॉर्ड चांसलर कॉटेनहम। अब यहाँ पर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, उसने ग्रैंड जंक्शन कैनाल कंपनी के अंदर अपने कुछ शेयर्स डाले हुए थे, कुछ शेयर्स थे उसके वहाँ पर। सो यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा माना, जो कि यहाँ पर आपका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो वो जज यहाँ पर अगर डिसीजन देता है तो वो कंप्लीटली वायलेट करेगा रूल ऑफ नैमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर वर्सेस ससेक्स जस्टिसेस एक्स पार्टे मैकार्थी, 1924 का ये जजमेंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक मैजिस्ट्रेट था, वो मैजिस्ट्रेट एक लॉ फर्म का पार्ट है एंड उसके पास कुछ उसके पास कुछ इंटरेस्ट हैं। ठीक है, अब जो कि ही डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फर्म्स प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द केस। ठीक है, मतलब जिस फर्म का वो पार्ट था एंड उसी फर्म का जब केस आया तो उसने एक्टिवली ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया उस केस के अंदर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका वायलेशन है नैमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का, बिकॉज जज यहाँ पर बाइस था सब्जेक्ट मैटर पे। ठीक है, नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर्टीज कंपनी वर्सेस लैनन, 1969 का जजमेंट। दिस केस इन्वॉल्व अ रेंट ट्रिब्यूनल मेंबर whose father had a interest in the case. The court held that even a reasonable suspicion of bias was sufficient to vitiate the decision, emphasizing the necessity of the impartiality. मतलब ये केस जो था बच्चों, वो आपका एक रेंट ट्रिब्यूनल के मेंबर का था, जहाँ पर उसके खुद के फादर का इंटरेस्ट था इस केस में। ठीक है, सो यहाँ पर उस जज को इस केस में डिसीजन देने से रोका गया, बिकॉज दिस डिसीजन वॉज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज इन नैमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेक्स्ट, इंडियन केस लॉज। ठीक है, पहला केस लॉ हम पढ़ेंगे ए के कराईपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में क्या हुआ था कि देयर वॉज अ मेंबर ऑफ अ सिलेक्शन बोर्ड फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर्स वॉज ऑल्सो अ कैंडिडेट फॉर अ सिलेक्शन। ठीक है, जो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर था उसका इंटरेस्ट था कैंडिडेट से। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना, जो कि उसका खुद का पार्टिसिपेशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस वायलेट्स द रूल अगेंस्ट बाइजनेस, देयर बाय इट इनवैलिडेट द सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल्सो द केस एस्टैब्लिश दैट नेचुरल जस्टिस अप्लाइज इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ है स्टूडेंट्स आपका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का जजमेंट। फेमस केस लॉस। While this case primarily dealt with the right to life and the personal liberty, that is a passport propound case, it reinforced the importance of fairness and absence of the biasness in the administrative decisions. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऐसा माना था कि जो आर्बिट्ररी एक्शंस परफॉर्म करे गए थे मनेका गांधी के अगेंस्ट में,
वो आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन करते हैं। नेक्स्ट, अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन कमेटी थी, ठीक है, उसकी जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस कमेटी में एक जो मेंबर था, उस मेंबर का पर्सनल इंटरेस्ट था, पर्सनल कनेक्शन था एक कैंडिडेट से। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर वो कहा, जो कि वो मेंबर बाइज था जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग पर्सनल रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो बहुत ही अनफेयर रहा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम उसको घोषित करेंगे। नेक्स्ट केस लॉ है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रघुबीर सिंह 1989। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में ऐसा मानती है यहाँ पर कि जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो होंगी वो फ्री होनी चाहिए, उन पे किसी भी बाइजनेस का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब भी वो डिसीजंस देंगी वो बाइजनेस से बहुत दूर हो करके अपने डिसीजंस को बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से, बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से अपनी प्रोसीडिंग्स को निभाए और अपने डिसीजंस को बनाए। ठीक है, चलो अब हमने नेमोजेडेक्स इन कॉजेस हुआ का जो प्रिंसिपल था हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या कोई एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जिसके तहत इस प्रिंसिपल को हम ना माने। तो पहला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बहुत ज़्यादा हद तक अगर यहाँ पर क्या ज़रूरत है, ठीक है, और कोई भी अल्टरनेटिव जज उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है और ऐसा मान रहे हैं कि अगर उस जज को हमने इंक्लूड नहीं करा तो यहाँ पर जस्टिस का भी फेलियर हो रहा है, सो उस केस में यहाँ पर जजेस को इंक्लूड कर लेंगे हम। दूसरा, वेवियर बाय द अफेक्टेड पार्टी। अगर यहाँ पर पार्टी को ही दिक्कत नहीं है, पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रही कि छोड़ो यार, हटाओ, जो चल रहा है चलने दो, मुझे सिर्फ जस्टिस से मतलब है, तो वहाँ पर जब पार्टी ही अपने राइट्स को वेव ऑफ कर रही है तो भाई फिर रूल ऑफ अगेंस्ट बाइजनेस का क्या काम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशंस। हाँ, कोई पर्टिकुलर लॉ है, कोई पर्टिकुलर एक्ट है जिसके तहत किसी बॉडी या किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन या किसी सेक्शन के तहत कोई भी काम को करने से मना किया जा रहा है, तो फिर तो आपका नेमोजेडेक्स इन कॉजेस वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे। अब पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू और उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो भाई जुडिशियल रिव्यू में हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडियन कोर्ट्स और इंग्लिश कोर्ट्स बहुत ज़्यादा अपना डिसीजंस दिया है रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द रूल अगेंस्ट बाइजनेस एंड प्रोटेक्ट किया है लोगों की राइट्स को। जुडिशियल रिव्यू हमेशा से एक क्रिटिकल रोल निभाता है जिसमें कि वो कुछ लूप होल्स को फाइंड आउट करता है एंड उनको रेक्टिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, कोर्ट्स ऐसे डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगी जहां पर इम्पार्शियलिटी को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया हो। जस्टिस को प्रोवाइड कराना कोर्ट का काम है। कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स आज के इस कंप्लीट सेशन को। नेमोजुडेक्स इन कॉजा सोआ आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, जिसमें कि फेयरनेस के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने का ये काम करता है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स रहे हैं जिसमें नेमोजुडेक्स इन कॉजा सोआ को इस्टेब्लिश किया गया। हमने इंग्लिश केस लॉज पढ़े, हमने इंडियन केस लॉज पढ़े। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर नेमोजुडेक्स इन कॉजा सोआ को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये रूल स्टूडेंट्स आपका रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपके जस्टिस सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए। अगले सेशंस में स्टूडेंट्स हम बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। सो कनेक्टेड रहिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।